ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया के डॉक्टर कॉन्क्लेव की, जिसमें तमाम दिग्गज डॉक्टर्स के साथ हम जुड़ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं जो आपकी जहन में होंगी, मसलन कोरोना कितना विकराल, कितनों की जान लेगा, वर्तमान स्थिति क्या है, नए वेरिएंट से क्या क्या खतरा है और क्या लॉकडाउन या वीकेंड कर्फ्यू के जरिए कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। ये तमाम सवाल हम उनसे कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ RUHS के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह जी जुड़ गए हैं। अजीत सिंह जी, RUHS जब फरवरी से पहले लोगों के जहन में आता था तो फिर प्राउड फील होता था कि RUHS ने राजस्थान में कोरोना को कंट्रोल किया। वो प्राउड अभी भी फील हो रहा है सर, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या RUHS में अब व्यवस्थाओं को और बढ़ाने की जरूरत? ये लग रहा है कि बढ़ते केस के बीच RUHS की व्यवस्थाएं थोड़ी सी लड़खड़ा रही। निश्चित तौर पर जिस समय फरवरी की बात आपने करी है, उस समय हमारे पास पेशेंट का IPD के अंदर फिगर करीब 11 के आसपास था और उस 11 के फिगर में 1200 बेड पर अकोमोडेट करना बहुत आसान था। लेकिन आज हम जहां 1200 बेड की क्षमता की बात करते हैं और उस क्षमता के कंपैरिजन में आज का जो फिगर है वो 858 पेशेंट्स हमारे पास IPD में एडमिटेड हैं। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े फिगर को कैटर करने में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। RUHS की जो एक ट्रीटमेंट को लेके पहचान बनी है, उस ट्रीटमेंट की पहचान को इस फिगर के साथ मेंटेन करना, यही हमारा चैलेंज है। और इसके साथ हम डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ी है और सभी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार ने यहाँ पर बढ़ाई है। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ हम हर आने वाले पेशेंट्स की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी जांचें कर रहे हैं, उनका CT स्कैन हो रहा है। जो भी गंभीर पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसको ICU की ज़रूरत है उसको ICU दिया जा रहा है, जिसको वार्ड में पेशेंट की बेड की ज़रूरत है उसको बेड उपलब्ध कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा पेशेंट का नंबर जरूर बढ़ा है, लेकिन सुविधा देने में हम अभी भी पीछे नहीं हैं। और जो RUHS की मान्यता है उसको पूरी कोशिश के साथ हम निभाने और इसको मान्यता को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अजीत सिंह जी, क्योंकि अप्रैल के 18 दिन के अंदर ही लगभग जयपुर के अंदर 12,000 के आसपास केस आ चुके हैं और सारा लोड RUHS झेल रहा है। सवाल सर यह है कि क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट को बदला गया है? सेकंड वेव जो आई, सेकंड वेरिएंट जो आया, क्या उसके बाद वे ऑफ ट्रीटमेंट को चेंज किया गया है, मेडिसिन को चेंज किया गया है? जो वेव सेकंड आई है उसमें डेफिनेटली 2-3 ऑब्जर्वेशन जरूर पिछली वेव की तुलना में डिफरेंट ऑब्जर्व की गई है। और इसके अंदर हम जहां देख रहे हैं कि उस वाली पिछली वेव के अंदर जहां RT-PCR इनिशियली फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, उसके बाद में CT स्कैन की फाइंडिंग हमने को देखने को मिल रही थी, इसी तरह इस वेव के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर यह है कि इनिशियली RT-PCR जरूर नेगेटिव है, लेकिन CT स्कैन की स्कोरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर निमोनिया का परसेंटेज वही स्कोरिंग आ रही है जिसके अंदर 10 और 12 की स्कोर पर भी RT-PCR नेगेटिव है। तो इसको देखते हुए इनिशियली थोड़ा कहीं ना कहीं ये रहता है कि वायरस का या तो म्यूटेशन हुआ है या कोई ऐसा स्ट्रेन है जो इनिशियली वायरल लोड कम होने की वजह से फर्स्ट सैंपल या सेकंड सैंपल में RT-PCR की टेक्निक से डिटेक्ट नहीं हो रहा है जी। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा लाइन ऑफ मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। एज पर कोविड प्रोटोकॉल हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से कोविड मैनेजमेंट का जो पिछला प्रोटोकॉल है उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। माइनर बदलाव जहां पर अभी नई रिसर्च के साथ में रेमडेसिविर का प्रोटोकॉल प्लस और भी दूसरी ड्रग्स वगैरह है उनका यूज जुडिशियली करना है, इसके ऊपर ज़रूर हमने प्रोटोकॉल को थोड़ा सा गहनता के साथ रखने की और ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी। ठीक है अजीत सिंह जी, आपने कहा कि RT-PCR में शुरुआत के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा है और इसको हम असिम्प्टोमेटिक भी कह सकते हैं। तो सवाल सर मेरा यह है कि अगर किसी को परेशानी हो रही है और RT-PCR में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो जाहिर है वो घर रहेगा, वो कहेगा मुझे कोरोना नहीं है। तो उसके लिए आप कितने दिन में उसको रिपीट कराने की सलाह दे रहे हैं अगर उसको परेशानी हो रही है? इनिशियली अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, RT-PCR भी नेगेटिव है, अगर कहीं पर भी उसकी कांटेक्ट की हिस्ट्री है तो उसको आइडियली एडवाइस तो यही किया जा रहा है कि आप अपने को होम आइसोलेट रखें, अपने
जो इनिशियल सिम्टम्स हैं कोविड के उसको लेकर थोड़ा विजिलेंट रहें, और अगर फर्स्ट डे सैंपल नेगेटिव है तो 3 to 5 डेज़ के अंदर सैंपल दोबारा नेगेटिव सैंपल जिनका फर्स्ट है उनको रिपीट कराने की भी सलाह दी जा रही है। और आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि शुरुआत के 3 दिन में एसिम्प्टोमेटिक और 4th डे किसी के सोर थ्रोट, किसी के माइल्ड फीवर ये भी डेवलप हो रहे हैं। ऐसे भी पेशेंट्स ओपीडी में भी आ रहे हैं और अस्पतालों में भी आ रहे हैं। अजीत सिंह जी, कोटा का केस आपको याद होगा सर, 4 दिन के अंदर 80% से ऊपर जो लंग्स थे वो डैमेज हो गए थे और उसको लेकर एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी। आपने कहा कि 4 दिन के बाद सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद वो पेशेंट जो है वो अस्पताल पहुंच रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस बार का जो ये वायरस अटैक कर रहा है, जिसको हम अपग्रेड कह सकते हैं, क्या वो ज्यादा खतरनाक है और लंग्स पर ज्यादा असर डाल रहा है? आपके पास ऐसे कितने केस हैं? अभी जो आपने बात कही कि इस वायरस की जो फैलने की स्पीड है या जो विरुलेंस है वो पिछली लहर में जो वायरल स्ट्रेन था उससे कहीं ज़्यादा है। अब इस वायरस का जो स्प्रेड है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फॉर्मेट्स से थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो चुका है। तो इससे एयरबोर्न से इसकी स्पीड 10 गुना बढ़ गई है फैलने की। और ऐसे केसेस जो इनिशियली पहले दिन दूसरे दिन नॉर्मल होते हैं वो सडनली 3-4th डे पर एकदम ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप करता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और साथ में जब हम उनका ऐसे पेशेंट्स का सीटी स्कैन कराते हैं तो उनके अंदर मॉडरेट टू सीवियर सीटी स्कैन के अंदर निमोनिया की सीवियरिटी आती है जी। तो इसीलिए हम इनिशियली जो नेगेटिव आरटीपीसीआर है उसको ध्यान पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करते, पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसका फीवर पर नज़र रखी जाती है। उसका 6 मिनट वॉक टेस्ट हम जनरली एडवाइस करते हैं जिसके अंदर उसकी बेस लाइन में ऑक्सीजन सेचुरेशन कहीं डिप हो रहा है ये ऑब्जर्व करते हैं। और कहीं ऐसे पेशेंट के लक्षण दिखते हैं तो उसको तुरंत इन्वेस्टिगेट करके अस्पताल में अगर भर्ती करने की आवश्यकता है तो उसको एडमिट करते हैं। और अगर होम आइसोलेट करके अगर ओरल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसको ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अजीत सिंह जी, क्या बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है अगले 2 से 4 दिन के अंदर आरयूएचएस में फुल कैपेसिटी के साथ जो 1200 बेड है वो दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद करेंगे ऐसा ना हो, लेकिन क्या बेड बढ़ाने की स्थिति दिखाई दे रही है आपको? ढंग से डेली एडमिशन हो रहे हैं 150, 212, अब कल का फिगर भी 162 है। उसको देखते हुए 850 का फिगर हम टच कर चुके हैं पेशेंट का। 1200 की हमारी लिमिट्स एक प्रीवियसली बेड की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। नई सुविधाओं को अगर बात करते हैं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कोविड केयर सेंटर के अंदर जा सकते हैं, तो 100 बेड हम कोविड केयर सेंटर्स में बढ़ा रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग आईसीयू का हम 100 बेड का और करने जा रहे हैं। और जहाँ तक बेड बढ़ाने की और जनरल वार्ड की बात है तो वहाँ पर भी जहीं पे गुंजाइश होगी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 से 200 बेड और इसकी क्षमता को आकलन करते हुए जहाँ जिन फ्लोर्स पर बेड की आवश्यकता है, स्पेस है, वहाँ पर बढ़ाए जाने की पूरी कोशिश करें। सर, जनता के बीच में एक सवाल है जो भारी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और सवाल ये कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं पड़ जाएगी। सवाल ये कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में इन दोनों चीजों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। आपको क्या राजस्थान में इस तरीके की कोई कमी महसूस हुई? बीते दिनों में, आने वाले दिनों में हो सकती है? ऑक्सीजन की आपने बात करी, आरयूएचएस की पूरी क्षमता 4705 सिलेंडर की है और अभी हमारा जो कंजम्पशन है वो करीब हमारा 1400-1500 सिलेंडर पर डे का है। और राज्य सरकार ने इसको क्लोजली मॉनिटर कर रखा है। जितनी हमारी कंजम्पशन है उसका डबल वो क्षमता के साथ सप्लाई वगैरह की सुचारू व्यवस्था कर रखी है। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट जिसकी खुद की क्षमता करीब 1700 सिलेंडर्स की है वो हमारे पास है। सिमिलरली 2 से 2500 बड़े सिलेंडर्स की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। तो ऑक्सीजन को देखते हुए ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि ऑक्सीजन की कमी आरयूएचएस में या प्रदेश के किसी भी अस्पताल में आएगी, क्योंकि इसको बारीकी से राज्य सरकार ने मॉनिटर कर रखा है। और डेली की मॉनिटरिंग से जिस अस्पताल में कहीं अगर सिलेंडर की कमी है वहाँ उनको वो सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता वहाँ उसको टैंक को रिफिल कराया जा रहा है। तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ऐसा पैनिक आने वाले दिनों में होगा ऐसा लग नहीं रहा। और सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या उसकी कमी पड़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि बीते दिनों में सवाल उठे हैं।
रेमडेसिविर, जी रेमडेसिविर इंजेक्शन, क्योंकि इनिशियली जैसे फरवरी मार्च के अंदर पेशेंट के केसेस की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां थी उन्होंने उसका मैन्युफैक्चर काफ़ी हद तक बंद भी कर दिया था और कम भी कर दिया था। इवन उस समय फरवरी में भी हमारे स्टेट से भी कुछ स्टेट्स को रेमडेसिविर की, क्योंकि उनके स्टेट्स के अंदर केसेस थे, पंजाब भेजी गई वहां थी पर भी हमारे द्वारा सप्लाई की गई। तो अब उन कंपनियों को मैन्युफैक्चरर्स, जी कंपनियों को और इनको सबको वापस मैन्युफैक्चरिंग के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, हमारी डिमांड उनको बता दी गई है। ये अभी थोड़े दिन की एक टाइटनेस जरूर कहूँगा जिसके अंदर इसको जुडिशियली यूज़ किया जा रहा है और जुडिशियली सप्लाई किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले 2-4 दिन के अंदर इसकी सप्लाई जो है पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी और किसी भी पेशेंट को रेमडेसिविर की जिसका एज पर इंडिकेशन आवश्यकता है उसको तो उपलब्ध कराई जा रही है। सर एक और सवाल आपसे, सवाल ये कि कितने पेशेंट का परसेंटेज सीरियस है, यानी कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें से सीरियस कितने हैं? दूसरा ये, जो आपके यहाँ भर्ती हो रही हैं उनमें से रिकवरी कितने दिनों में हो रही है? और तीसरा ये, आपको लग रहा है कि डेथ परसेंटेज बढ़ सकता है? बिल्कुल, आपने जो अभी ओपीडी में डेली जो हमारे पास एडमिट हो रहे हैं उनके अंदर 80% ऐसे हैं जो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में है, लेकिन उनका ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी है। उनका निमोनिया का परसेंटेज को देखते हुए किसी का 75% सेचुरेशन, किसी का 85% सेचुरेशन। ऐसे पेशेंट को होम आइसोलेशन का इंडिकेशन नहीं है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है और उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। जो 20% केसेज हैं जिनको कि गंभीर निमोनिया की वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास आ रहे हैं, उनको आईसीयू की आवश्यकता होती है। और इन 20% में से भी करीब 3-4% ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि इन्वेजिव वेंटिलेटर पर चले जाते हैं जी। और बाकी जो 15% होते हैं जिनको कि एनआईवी या हाई फ्लो मास्क की आवश्यकता होती है। और ये ऐसे पेशेंट जो है 7 डेज 10 डेज तक एनआईवी हाई फ्लो मास्क से धीरे धीरे रिकवर करके पूर्ण रूप से रिकवरी की तरफ जी चले जाते हैं। सर एक लाइन में, डेथ परसेंटेज बढ़ सकता है क्या? जिस ढंग से केसेस की गंभीरता और सीवियरिटी बढ़ रही है उस हिसाब से डेथ के परसेंटेज में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 0.5% 1% की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन रिकवरी थोड़ी स्लो जरूर है इस वाली वेव्स के अंदर। लेकिन मोर्टिलिटी पिछली वेव के मुकाबले थोड़ा सा अभी इन दिनों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर अजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, न सिर्फ आरयूएचएस की पूरी स्थिति को समझाने के लिए बल्कि ये बताने के लिए कि बीते साल के मुकाबले 2021 ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, डेथ रेट बढ़ सकता है और इसके साथ साथ असिम्प्टोमेटिक होने की वजह से परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं।